हिंदी वाली क्लास में वर्ण विचार भाग 6 के अंतर्गत पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग सर्वाधिक सक्रिय हो जाता है और वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान भी मान लिया जाता है। अगर हम कंठ उच्चारण स्थान की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से किया जाता है उसके लिए महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र प्रतिपादित किया है वो सूत्र है अकु है विसर्ज निया नाम। अकु है विसर्ज निया नाम कंठ है। अर्थात इस सूत्र के अनुसार यहाँ ऐसे अभिप्राय है ए और आ। यहाँ कु से अभिप्राय है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और ङ वर्ण आते हैं। उसके बाद में यहाँ है और उसके बाद में सूत्र के अंतर्गत है विसर्ज। यहाँ विसर्ज से अभिप्राय है विसर्ग। इस प्रकार ए एवं आ, क वर्ग, है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ को माना जाता है। कंठ से उच्चारण किए जाने के कारण इन वर्णों को कंठ वर्ण के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। यहाँ विसर्ग के मामले में जो विशेष बात ध्यान देने योग्य है वो यह है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान सामान्यतः कंठ माना जाता है, लेकिन मूलतः विसर्ग जिस स्वर के साथ प्रयुक्त होता है उस स्वर के अनुसार ही उसका उच्चारण स्थान भी निर्धारित किया जाता है। जैसे यदि उदाहरण के रूप में हम यहाँ श्यामः शब्द को लेते हैं तो श्यामः शब्द में यहाँ ए के साथ विसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ है इसलिए यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही माना जाएगा। यदि हम उदाहरण के रूप में हरि ही शब्द लेते हैं तो हरि ही शब्द में यहाँ ई के साथ विसर्ग का प्रयोग हुआ है और क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है तो यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान भी तालु माना जाएगा। उदाहरण के रूप में यदि हम गुरु शब्द लें तो गुरु शब्द में यहाँ ऊ के साथ विसर्ग का प्रयोग हुआ है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तो यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ माना जाएगा। इस प्रकार विसर्ग का उच्चारण स्थान सामान्यतः कंठ माना जाता है, लेकिन मूलतः विसर्ग जिस स्वर के साथ प्रयुक्त होता है उस स्वर के अनुसार ही उसका उच्चारण स्थान भी निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जय का उच्चारण स्थान कौन सा है? जय के उच्चारण स्थान की बात करें तो जय का उच्चारण स्थान तालु को माना जाता है। तालु स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसके लिए जो सूत्र निर्धारित है वो सूत्र है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु।
इस सूत्र के अंतर्गत यहाँ ई से अभिप्राय है छोटी ई और बड़ी ई। यहाँ चू से अभिप्राय है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और य वर्ण शामिल है। उसके बाद में दिया हुआ है य और सूत्र के अंतर्गत उसके बाद में है श। इस प्रकार छोटी ई और बड़ी ई, च वर्ग, य और इस श का उच्चारण स्थान जो है वो तालु को माना जाता है। तालु से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन वर्णों को तालव्य वर्ण के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है? मूर्धा स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसके लिए जो सूत्र निर्धारित है वो है ऋटुर षाणाम मूर्धा। ऋटुर षाणाम मूर्धा सूत्र के अंतर्गत सबसे पहले है री। टू से अभिप्राय है ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत ट, थ, ड, ढ और ण वर्ण शामिल है। उसके बाद में है र और अंत में है श। इस प्रकार री, ट वर्ग, र और षटकोण वाले स का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा माना जाता है। मूर्धा स्थान से उच्चारण किए जाने के कारण इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा नहीं है? जिन वर्णों का उच्चारण दंत से किया जाता है उन वर्णों को दंत्य वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण दंत से किया जाता है उसके लिए जो सूत्र निर्धारित है वो है लृतुल शानाम, लृतुल शानाम दंताः। इस सूत्र के अंतर्गत सबसे पहले है लृ। लृ का प्रयोग संस्कृत में होता है। उसके बाद में तू है। तू से यहाँ अभिप्राय है त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न वर्ण शामिल है। उसके बाद में है ल और अंत में है स। इस प्रकार लृ, त वर्ग, ल और इस स का जो उच्चारण है वो दंत से किया जाता है और दंत से उच्चारण किए जाने के कारण इन वर्णों को दंत्य वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। विकल्प नंबर 2 में ड का प्रयोग हुआ है और जो ड है वो एक मूर्धन्य वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला वर्ण कौन सा है? ओष्ठ उच्चारण स्थान की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण
ओष्ठ से किया जाता है, उसके अंतर्गत जो सूत्र निर्धारित है वो है ऊपू पद्मा नियनामोष्ठौ। सूत्र है ऊपू पद्मा नियनामोष्ठौ। सूत्र के अनुसार सबसे पहले है ऊ। ऊ के अंतर्गत छोटा ऊ और बड़ा ऊ शामिल है। उसके बाद में है पू। पू से यहाँ अभिप्राय है पै वर्ग। पै वर्ग के अंतर्गत पै, फै, बै, भै और मै वर्ण शामिल है। उसके बाद में है उपदमानीय। उसके बाद में है उपदमानीय वर्ण। उपदमानीय वर्ण कौन से होते हैं? जहां पै के आगे ऐसा चिन्ह लगा हुआ हो, इस चिन्ह को अर्ध विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। तो जहां पै के आगे ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ हो तो इन वर्णों को उपदमानीय वर्ण कहते हैं। इस प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पै वर्ग और उपदमानीय वर्णों का उच्चारण जो है वो ओष्ठ से किया जाता है। ओष्ठ स्थान से उच्चारण किए जाने के कारण इन वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है? नासिका उच्चारण स्थान के अंतर्गत जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसके लिए जो सूत्र निर्धारित है उसका पहला भाग है नासिका अनुस्वारस्य। अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसका जो दूसरा भाग है वो है यम गणना नाम नासिका। अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिका को भी माना जाता है। नासिका स्थान से उच्चारण किए जाने के कारण इन वर्णों को नासिक्य वर्ण के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। यहाँ विशेष रूप से जो बात ध्यान देने योग्य है वो यह है कि प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं उन पंचम वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान माने जाते हैं। अर्थात यह वर्ण अपने वर्ग के साथ भी बोले जाते हैं और इसके अलावा नासिका से भी बोले जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में परीक्षा में हमें किस प्रकार विकल्प का चयन करना है उसको अगर हम समझें तो हमारे सामने एक प्रश्न है, मैं का सही उच्चारण स्थान है। अगर वर्ग की दृष्टि से देखें तो मैं पै वर्ग के अंतर्गत आता है। पै वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। अब मैं एक पंचम वर्ण है इसलिए इसका उच्चारण स्थान नासिका को भी माना जाता है। इस प्रकार जो मैं है
उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी होता है और नासिका भी होता है। अगर विकल्प में केवल ओष्ठ दिया हुआ है तो ओष्ठ सही होगा। अगर विकल्प में केवल नासिका दिया हुआ है तब इसका उत्तर नासिका होगा। अगर विकल्प में ओष्ठ और नासिका दोनों दिए हुए हैं और साथ ही में दोनों ऐसा विकल्प भी हो तब उसका उत्तर दोनों होगा। और चौथी वह स्थिति जहां नासिका भी दिया हुआ है और ओष्ठ भी दिया हुआ है और दोनों में से हमें एक विकल्प का चयन करना है तो ऐसी स्थिति में इसका जो सही उत्तर होगा वो नासिका होगा।